सिंपल हार्मोनिक मोशन के हम लोग टाइम पीरियड निकालना सीखते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, बट उसके पहले देर आर 3 वर्ड्स विच यू शुड बी वेरी क्लियर. वन इज पीरियोडिक मोशन. सो पीरियोडिक मोशन, हर एक वो मोशन एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है. ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. मतलब मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल. और ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. अब एक वर्ड आता है ऑसिलेशन. ऑसिलेशन वर्ड आता है, यूज होता है ऑसिलेशन. पीरियोडिक मोशन, मोशन occurring due to restoring force. जैसे सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन बट इट इज नॉट एन ऑसिलेशन, क्योंकि ये किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट नहीं कर रहा है. मतलब इट्स नॉट हैपनिंग ड्यू टू अ रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होता है. रीस्टोरिंग फोर्स वेयर द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना. स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, जहां हम लोग फोर्स लिखते हैं स्प्रिंग का -kx. बट हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत आराम से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन वेयर रीस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to displacement. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर x है और ये F रीस्टोरिंग है, कहने का मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट से अगर हमने इधर डिस्प्लेस किया है और फोर्स इधर लग रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे. और वो रीस्टोरिंग फोर्स अगर प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो हम लोग आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है. क्लियर है. तो एसएचएम के इक्वेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से कि फोर्स है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है. सपोज करो फोर्स इज -kx. माइनस साइन इज जस्ट इंडिकेटिंग दैट फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स. क्लियर है. अगर एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स इन निगेटिव डायरेक्शन, फोर्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव है तो फोर्स इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ये रिस्टोरिंग. इसको इक्वेट करते हैं m d2x/dt² -kx से. पर्पस ये है कि जब भी इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं तो मैथमेटिक्स में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है. पढ़ना है क्या, इस ऑर्डर का तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख पाते हैं. x = a sin ωt + phi.
right? This is equation of सिंपल हार्मोनिक मोशन। तुम लोग वाइसा वर्सा यहां पर समझ रहे हैं कि अगर कभी मुझे ऐसा दिखा तो हम ये डायरेक्टली लिख पाएंगे, और मैग्नेटिज्म ऐसे चैप्टर में आपको बहुत बार इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? v दैट विल बी a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, एंड इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। आप देख पा रहे हो कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। a किसके बराबर आ गया? ओमेगा स्क्वायर x के बराबर आ गया। छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको यहां से भी मिल सकते हैं। v कैन बी रिटन एज ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो v मैक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ओमेगा a होगा, और a मैक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो, a मैक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, वो होगा ओमेगा स्क्वायर a। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहां पर ओमेगा जो है, हम लोग साउंड में भी देख चुके हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और वो यहां पर 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होगा। फाई जो है एक इनिशियल फेज एंगल है, जो ये बताता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेव है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, या पार्टिकल किस पॉइंट पर था एट t इज इक्वल टू 0, है ना। तो फाई इज इनिशियल फेज एंगल which helps us to determine initial position of the object. राइट, तो इतनी जानकारी हमारे पास आ गई कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए जो होता है वो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है और एक्स के अपोजिट होता है। तो हम लोग यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चंस को करने का जनरल मेथड सीखेंगे। वी विल लर्न टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय फोर्स मेथड। तो सॉल्विंग लिखेंगे, सॉल्विंग a SHM problem using force method। यूजिंग फोर्स मेथड, फोर्स मेथड का यूज करके हम लोग यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पहला पॉइंट है डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन लोकेशन या इक्विलिब्रियम लोकेशन। पहला आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सेकेंड पॉइंट ये है राइट रीस्टोरिंग फोर्स थर्ड equate it to m ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऐसा तभी कर पाएंगे
जब रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं सम कांस्टेंट एक्स स्क्वायर मिल गया और पूछेगा कि क्या ये एसएचएम है, एसएचएम तो भूल जाओ, ये ऑसिलेशन भी नहीं है। इट्स नाइदर एसएचएम नॉर ऑसिलेशन। एसएचएम तो इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या? ये एक्स स्क्वायर आ गया, इसलिए ये क्या नहीं है, एसएचएम नहीं। और ऑसिलेशन इसलिए नहीं है कि एक्स पॉजिटिव रखो या एक्स निगेटिव रखो, फोर्स तो हमेशा निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये नाइदर ऑसिलेशन नॉर एसएचएम है। अगर मैं ये लिख दूं माइनस के एक्स क्यू, तो एसएचएम तो डेफिनेटली नहीं है। एसएचएम डेफिनेटली नहीं है क्योंकि एसएचएम को होने के लिए फोर्स के आगे एक्स लगा होना चाहिए। ऑसिलेशन है, इस ऑसिलेशन क्यों, देख लो, एक्स निगेटिव डाला फोर्स पॉजिटिव आएगा, एक्स पॉजिटिव डाला नेगेटिव आएगा, डेफिनेटली इट इज डेफिनेटली ऑसिलेशन बट नॉट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। अब देखिए, एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ था एल नॉट और इससे एक एम मास अटैच था एंड दिस वाज एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, इसको एक्स लेंथ से इलोंगेट करवा दिया। अब इसका लेंथ हो गया एल नॉट प्लस एक्स। तो यहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, किसके बराबर, के एक्स के बराबर। आप इस के एक्स को इक्वेट कर दो किससे, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से। ओमेगा आ गया के बाई एम का रूट अंडर, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट एम बाई के। कोई दिक्कत नहीं है ना। स्प्रिंग मास सिस्टम के छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको इसके सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन से आते हैं, तो नेक्स्ट लिखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले सीरीज कनेक्शन क्या है, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं बेटा। तो मान लो हमने दो स्प्रिंग लिया K1 और K2 और इस पे F फोर्स लगाते हैं। तो सीरीज का बेसिक डेफिनेशन ये है, फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग इज कांस्टेंट। तो F फोर्स इस पे भी लग रहा है और F फोर्स इस पे भी लग रहा है। यहां पर एक्सेलरेशन मासलेस रहेगा, स्प्रिंग ये जंक्शन ले लिया है। अब अगर ये x से डिस्प्लेस हुआ तो मानते हैं कि ये x1 बड़ा होगा और ये x2 बड़ा होगा। क्लियर है क्या?
तो यहां पर भी एफ लग रहा है, यहां पर भी एफ लग रहा है, तो हम एफ लिख सकते हैं के इक्विवेलेंट एक्स पहला, और दूसरे केस में क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के वन एक्स वन और एफ इज इक्वल टू के टू एक्स टू, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं वन स्प्रिंग वन टेंशन, यहां पर इस स्प्रिंग में टेंशन सेम रहने वाला है, टेंशन का काम एफ कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज एफ बाई के इक्वेलेंट एंड दिस एक्स इज मेड अप ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू। इजी, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे अगर तीन स्प्रिंग होते तो आ जाता वन बाई के इक्वेलेंट इज इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू प्लस वन बाई के थ्री, चार होता तो ऐसे ही आ जाता। तो ये स्प्रिंग का सीरीज की कहानी हो गई। दिस इज स्टोरी ऑफ स्प्रिंग इन सीरीज। लेट्स टेक द अनदर वन व्हेन स्प्रिंग इज इन पैरेलल। तो पैरेलल का डेफिनेशन क्या है? If two springs are in parallel, they will have equal displacement. If two springs are in parallel, they will have equal displacement. If two springs are in parallel, they will have equal displacement. ये दोनों स्प्रिंग क्या है? पैरेलल में। बट ये दोनों स्प्रिंग भी पैरेलल में है। तो बहुत बार अगर आपको बेसिक डेफिनेशन नहीं आता है तो आप मिस्टेक करते हो। ये K1 और K2 ये भी हमारा क्या है? पैरेलल में, है ना। बोथ आर एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल। अब जब आप इसको x से डिस्प्लेस करोगे तो इधर K1x लग रहा है, इधर K2x लग रहा है, और इधर मान लो F लग रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K1x प्लस K2x, और वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू K इक्विवेलेंट x। होपफुली हम लोग सब लोग समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि इन दोनों स्प्रिंग को हटाकर हम एक स्प्रिंग रखें और उस पे जब फोर्स लगाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट अभी भी x होगा। इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स F on this system and it has displacement x here, then it should have displacement x there also if you are applying the same force. क्लियर है? अब ये क्लियर है तो यहां से आ गया K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तीन स्प्रिंग रहते तो K1 प्लस K2 प्लस K3, ये हमारा आंसर हो जाता। तो दीज आर द स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल एंड स्प्रिंग्स आर इन सीरीज। क्लियर है? जरा देखते हैं कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो यही काम करना होगा, उसको डिस्प्लेस करना होगा, रिस्टोरिंग फोर्स लिखना होगा और एम ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट करना होगा। एम से तभी इक्वेट करेंगे जब रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है, राइट। अब सपोज करो
कि तुम्हें कटिंग ऑफ स्प्रिंग कर दिया किसी ने, एक स्प्रिंग को कट कर दिया। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो डिजाइन पर डिपेंड करता है, स्प्रिंग पर डिपेंड करता है। तो अगर एक स्प्रिंग को कट कर रहे हो, एक स्प्रिंग लेंथ का, एंड इट हैज बीन कट इनटू रेशियो x/y, इस ओरिजिनल वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है तो इसका हो जाएगा k इंटू एक्स प्लस वाई बाई एक्स, और इसका हो जाएगा k इंटू एक्स प्लस वाई बाई वाई। मतलब अगर एक स्प्रिंग है उसको आधा आधा कर दिए तो क्या हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, है ना। इफ यू हैव डिवाइडेड इंटू 1:1 के रेशियो में, इफ यू हैव डिवाइडेड दिस स्प्रिंग इंटू 1:2 के रेशियो में, क्या होगा, ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा 3k/2। क्लियर है क्या? आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, इस स्प्रिंग को जोड़ दो तो 2 स्प्रिंग्स इन सीरीज आ जाएगा। देख लो k आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, देखो स्प्रिंग इन, है ना, 1/k इक्वेलेंट 1/3k प्लस 2/3k, k इक्वेलेंट इज इक्वल टू k, है ना। तो एक स्प्रिंग को अगर तुम प्रैक्टिकली भी देखो, छोटा छोटा काटोगे तो वो क्या होगा, वो टाइट होते चला जाएगा, है ना। तो पेन में स्प्रिंग होते हैं, उसको ट्राई कर लेना। तो हम लोग एससीवी के क्वेश्चंस लेते हैं पहले इस सेक्शन से, और फिर देखेंगे एनर्जी एंड टॉर्क मेथड। तो एससीवी क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। तो क्या क्वेश्चंस ले सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, दिस इज इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21, ये हम लोग 5 क्वेश्चन लेते हैं। आपको करने में मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेंगे, आप इसको ट्राई कीजिए। तो हम लोगों ने ये 5 क्वेश्चंस किए होंगे, राइट। इसमें मैं आपको ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 हो सकता है कि बहुत लोगों को दिक्कत हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 कॉन्सेप्ट वाइज सेम है। आपको क्या करना है, इसको x से कंप्रेस कर देना है। जब आप x से कंप्रेस करोगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन दिख रहा होगा आपको, राइट। अब चूंकि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है तो आप बोल सकते हो कि ये इस तरफ, अगर ये इस तरफ x आया होगा तो इसका कंपोनेंट इधर इतना आया होगा, तो वो कितने से एलोंगेट हुआ होगा, x/√2। और सिमिलरली सिमेट्री से आप बोल सकते हो कि ये इधर इलोंगेट हुआ होगा ना, ये कंप्रेस हुआ तो इलोंगेट हुआ होगा x/√2 से, और ये भी इलोंगेट हुआ होगा किससे, x/√2 से। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको नेट फोर्स से मतलब नहीं है, आपको नेट रीस्टोरिंग फोर्स से मतलब है। आपने इस ब्लॉक को अगर इसका रिप्लेस किया है तो आपको सिर्फ उसी फोर्स से मतलब है जो इसके अपोजिट लग रहा है। तो ये वाला स्प्रिंग तो कोई ब्रेनर नहीं है, इसके कारण फोर्स क्या लग रहा होगा, kx। और ये जो दो स्प्रिंग है जो ऐसे अटैच है, इसके कारण इधर फोर्स लग रहा है क्या,
kx/√2, और इसके कारण भी उधर से फोर्स लग रहा होगा kx/√2। तो क्या हम इन तीनों फोर्स को जोड़ दें? नहीं, क्योंकि हमें तो इस फोर्स से मतलब है ही नहीं, और ऐसे भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्टली तो जोड़ नहीं सकते हो। तो ये kx/√2 है, ये kx/√2 है, और इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? kx/√2 इंटू √2। इसलिए नेट रीस्टोरिंग फोर्स क्या आ गया? 2kx। अब आंसर लिख लो। 2kx को इक्वेट करना है किससे? m ओमेगा स्क्वायर x से। x आ जाएगा, x कंपेयर हो जाएगा, तो ओमेगा आ गया √2k/m, टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/2k। नेक्स्ट क्वेश्चन को ना करके अगर हम लोग जनरलाइज फॉर्म याद रख लें तो हमारे लिए आसान होगा। मान लो इस तरह के तीन चीजें हैं और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कुछ बन रहा है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो एंगल कुछ भी बन सकता था। अब ऐसे किसी क्वेश्चन में तुमको क्या करना है, इसको एक स्प्रिंग के अलोंग कंप्रेस कर दो। तो अगर x इधर आया होगा तो यहां पर अगर एंगल थीटा है या 2 थीटा ले लो, तो यहां पर एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो अगर ये इधर x आया है, राइट, तो इधर के अलोंग उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? हो जाएगा x cos थीटा, और इधर के भी लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा? x cos थीटा। यही होगा। अब नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? kx cos थीटा का फिर से कंपोनेंट लेना पड़ेगा। वो किसके बराबर हो जाएगा? तो नेट kx cos थीटा इंटू cos थीटा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नेट डायरेक्टली लिख पाओगे kx प्लस 2kx cos स्क्वायर थीटा, और इसी को इक्वेट कर दो, इसी को इक्वेट कर दो m ओमेगा स्क्वायर x से। तो k प्लस 2k cos स्क्वायर थीटा x, और टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k प्लस 2k cos स्क्वायर थीटा। तो ऐसे बच्चे जिनको कि फिजिक्स थोड़ा कम समझ में आता है वो इस रिजल्ट को याद रख लो। अब जब यहां पर आते तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो थीटा की जगह 45 रख दो, और अगले क्वेश्चन में थीटा की जगह 60 डिग्री रख दो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर डिफरेंट एंगल से भी देता है तो तुम सीधे सीधे इसको एज ए रिजल्ट याद कर सकते हो, 2π√m अपॉन k प्लस 2k cos स्क्वायर थीटा, है ना। बड़ा सिंपल सा है बेटा। जेई मेंस के 80 दिन बचे हैं, 80 दिन में करीब करीब आपको 800 सवाल तो हर एक सब्जेक्ट के करवाए ही जाएंगे, तो 2400-2500 सवाल करवाए जाएंगे, और आपको दिखेगा कि अपना रिजल्ट बाकी लोगों से अच्छा ही होगा। वो हर साल होता है तो इस साल भी होगा। आपको देखना है आपका रिजल्ट अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने यहाँ की समस्या बहुत डिफरेंट है। कल मैं गया हुआ था तो दो भाई यहाँ, आदर्श और अभिनव। तो आदर्श आईआईटी पटना से पढ़ा है और अभिनव ने एमआईटी जयपुर से गया, तो वो उस बैच में था रिपीटर्स के, जो हमारा अभी तक का बेस्ट रिजल्ट है 2012 का। तो इट्स वर्किंग फॉर डिसॉल्ट। लेकिन कल भी वो बोल रहा था सर हम अपने बैच के इकलौते फेलुअर बच्चे थे। हम बोले ऐसा नहीं है, डिसॉल्ट में काम कर रहे हो, डिसॉल्ट बड़ी कंपनी है, अगर काम कर रहे हो तो फेलुअर नहीं है। लेकिन वो बैच ऐसा था, लोग 6 बजे आते थे, रात को 2 बजे जाते थे, तो वो बैच ही खतरनाक था। तो वो 17 बच्चे एक साथ एक रूम में बैठते थे और आईटी निकाल लिया, तो वो उनको क्रेडिट दो भाई। क्लियर है क्या?
तो आपको ये समझना बेटा कि अगर बहुत सारी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं, आप उसको याद कर लो। 2π√m प्लस 2k k प्लस 2k कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपका आंसर आ जाएगा, मैं निकाल के दे देता हूं। 2π√m k 2k, यहां पर 1/4 ले रहे हैं, है ना। 2π क्या आ गया, 2m/3 के आ रहा है क्या, देखो तो आंसर ऐसा कुछ आ रहा होगा आंसर, और यहाँ m/2k आ रहा होगा। तो अब कोई भी अलग अलग एंगल पर तुम्हारा काम हो। क्लियर है क्या। अब कुछ लोग जो लोग इस क्वेश्चन में अटक रहे हैं उसमें तो अटकना ही नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 17 स्ट्रेट था, क्वेश्चन नंबर 20 भी स्ट्रेट है, ऐसा कुछ दे रहा है। अगर ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा तो आपको फेवर कर रहा है ना, इसको नहीं बनाना टफ है। इन दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल में है, तो सीधे सीधे के इक्विवेलेंट लिख पाओगे k1 प्लस k2 k3 बाई k2 प्लस k3। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है टॉर्क मेथड, एंड देन हम लोग सिंपल पेंडुलम एंड फिजिकल पेंडुलम देखेंगे। तो टॉर्क मेथड में क्या बोलता है, डिस्प्लेस इट फ्रॉम मीन पोजीशन सेकेंड राइट रीस्टोरिंग टॉर्क, राइट रीस्टोरिंग टॉर्क and then equate it to I omega square theta। लिख लो बाई स्मॉल एंगल थीटा। रीस्टोरिंग टॉर्क अगर प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा देन इट इज SHM। तो बहुत बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विल इट शो SHM। इसका मतलब है वो सीधे सीधे पूछ रहा है वेदर द रीस्टोरिंग फोर्स एंड रीस्टोरिंग टॉर्क आर प्रोपोर्शनल टू x एंड थीटा। अब अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम लें, इफ वी टेक सिंपल पेंडुलम, इफ यू टेक सिंपल पेंडुलम और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो इधर क्या लग रहा है, mg साइन थीटा। कितना L, तो रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया mg L साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू mg L थीटा। इसको इक्वेट करोगे I ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा आ गया रूट g बाई एल, टाइम पीरियड आ गया 2π√L/g। अब सिंपल पेंडुलम में छोटे मोटे केसेस तो ऐसे ही मिल जाएंगे बेटा कि एक सिंपल पेंडुलम है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, भाई g डैश लिख लेंगे g प्लस ए। लिफ्ट नीचे जा रहा है, g डैश लिख लेंगे g माइनस ए। काट रखा हुआ है और काट ऐसे ट्रेवल कर रहा है ना, क्या लिख लेंगे g डैश रूट अंडर g स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। क्लियर है क्या।
काट रखा हुआ अगर ऐसे एक्सेलरेट होगा तो ये ऐसा दिखेगा नहीं कहीं बाहर से। क्लियर है? अंदर से भी ऐसा ही दिखेगा। फ्रेम चेंज करने पर स्यूडो फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा इस बात पर डिपेंड करेगा। क्लियर है क्या? अगर सर्कुलर मोशन में है तो ओमेगा स्क्वायर आर का फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह के छोटे मोटे वेरिएशंस आप सिंपल पेंडुलम के अंदर देख सकते हो। अब देखते हैं फिजिकल पेंडुलम। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड फिजिकल पेंडुलम के अप्रोच में। डिफरेंस क्या है? एक जगह हम लोग मान लो ऐसी चीज है, यहां पर हमने टांग दी थी और इसको थीटा से डिस्प्लेस कर दिया। क्या होगा? अब होगा कि यहां पर सेंटर ऑफ मास पर लग रहा होगा mg sin थीटा, एंड इफ दिस डिस्टेंस इज d, टॉर्क तो हम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट ही लिखेंगे। तो हम mg थीटा, ये हम लोग लिख पा रहे हैं mg d sin थीटा, mg d sin थीटा। अब इसको लिख लेंगे आई पी ओमेगा स्क्वायर थीटा से इक्वेट करेंगे, एंड वी आर इन पोजिशन टू राइट this as this. Time period is 2 pi root ip upon mgd, where ip is moment of inertia about point of suspension, where ip is moment of inertia about point of suspension, d क्या है? d is perpendicular distance of point of suspension from center of mass. d is perpendicular distance of point of suspension from center of mass. तो आपको सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस निकालना है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का। ऑफ कोर्स जब पॉइंट मास ले रहे थे तो उसका सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट सेम जगह पर था, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम इज स्पेशल केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम, है ना? स्पेशल केस है फिजिकल पेंडुलम का। हटा दें इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी मेथड। तो बहुत बार क्वेश्चंस को एनर्जी मेथड से करना आसान होता है। एनर्जी मेथड से करना आसान होता है। अब एनर्जी मेथड क्या है पहले ये समझते हैं। सपोज करो एक सिंपल पेंडुलम है या एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। जब तुम इसको एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ते हो, है ना, या हमने इसको जब इलोंगेट करके छोड़ा, तो इस एम्पलीट्यूड पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, एम्पलीट्यूड पर एक एनर्जी, मान लो x नॉट इलोंगेट करके छोड़ा है इसको, तो एम्पलीट्यूड पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर भी कोई दिक्कत है क्या? और वो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है हाफ के x नॉट के स्क्वायर के बराबर। वो किसके बराबर है? हाफ के x नॉट के स्क्वायर के बराबर है। कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ तुम जब तुम इसको छोड़ोगे पोटेंशियल एनर्जी, और दैट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब वो मीन पोजीशन पर आएगा तो क्या होगा?
सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कहां पर कन्वर्ट हो गई है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा और फिर ये इस स्ट्रीम पर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। इसका मतलब है किसी जगह पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो एनर्जी मेथड में क्या करना है, आपको टोटल एनर्जी को कांस्टेंट ले लेना है। यू हैव टू राइट मैकेनिकल एनर्जी का विच इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हो गया और ये किसका टर्म हो गया, काइनेटिक एनर्जी का टर्म हो गया, इसका सम लिख लेना। नाउ डिफरेंशिएट करो, हाफ के एक्स इंटू टू वी हाफ एम 2v इंटू ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों ने ये एग्री किया कि हमारी टोटल एनर्जी जो रहने वाली है वो कंजर्व रहने वाली है। अब कैंसल कर दो तो यहां पर बच जाएगा kx और यहां पर बच जाएगा ma इज इक्वल टू 0। खुद से देखो जो फोर्स आ रहा है वो माइनस के एक्स के बराबर आ रहा है और हम ए क्या लिखते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं। कंपेयर कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स कम्स एज के बाई एम एक्स और ओमेगा आ गया रूट के बाई एम। सो मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस टेक्निक ऑल्सो। अगर एनर्जी कंसिडरेशन करें, अगर एनर्जी कंसिडरेशन करें तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी था और वो 0 हो गया कब, जब मीन पोजीशन पर आया। तो ये x इज इक्वल टू मान लो माइनस ए पर था, ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू a है। तो दिस इज हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज वैरिंग। काइनेटिक एनर्जी सीम पर क्या होता है 0 और यहां पर होता है मैक्सिमम। ये हमारी टोटल एनर्जी है जो हमेशा कांस्टेंट है और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस बेटा मेंस लेवल पूछे जाते हैं जिसमें बोलेगा फाइंड द लोकेशन वेयर द काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस द पोटेंशियल एनर्जी। अब बात सिंपल है, आपको क्या करना है, हाफ के एक्स स्क्वायर इसको लिख लेना है के एक्स स्क्वायर, इक्वेट कर लेना है हाफ के एक्स नॉट के स्क्वायर से। तो सीधे सीधे क्वेश्चंस जो आएंगे वो एनर्जी के भी डायरेक्टली भी आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस जहां पर फोर्स मेथड डिफिकल्ट होता है आप एनर्जी मेथड से भी एसएचएम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू सॉल्व यूजिंग एनर्जी मेथड एज वेल। जरा देखते हैं, लेट्स सी, पहले एनर्जी मेथड लिख लेते हैं। एनर्जी मेथड, राइट टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी टर्म, differentiate it to get A as a function of x, equate it to ओमेगा स्क्वायर एक्स या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टू गेट ओमेगा एंड टाइम पीरियड। राइट, अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने थोड़ा बहुत रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट समझा है, आगे भी समझेंगे। तो अगर ऐसे
सिस्टम है या ऐसा सिस्टम है, मान लो यहां पर कोई प्लैंक दे दिया या कोई गाड़ी दे दी, और इसमें अगर तुमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है तो तुम इसको याद कर लो, 2π√m इक्विवेलेंट ये लिख सकते, और m इक्विवेलेंट जो होगा वो रिड्यूस मास के बराबर होता है। और हम लोग, कुछ लोग तो समझते होंगे कि व्हाट इज रिड्यूस मास, है ना। जब आप सेंटर ऑफ मास के टर्म में काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम का लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो वहां से हम लोगों ने रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट को समझा है। तो ऑफ कोर्स और भी हम लोग कभी आगे समझेंगे, बट एट दिस पॉइंट इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूला भी बहुत यूजफुल मिलेगा, राइट। तो ये हमारा हो गया एनर्जी मेथड। कुछ एससीवी के क्वेश्चंस और लेते हैं एंड देन देखिए एसएचएम में टॉर्सनल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट एंड एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23-24 34 46 48 49 एंड 50। तो 3 3 6 7 प्रॉब्लम है। शुरू में 4 दिए थे ना, 5, तो 7 5 12 हो गए, मतलब 13 14 15 प्रॉब्लम्स हम लोग एससीवी के क्लास में कर लेंगे। डिस्कस कर देता हूं। एटलीस्ट आई वांट टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24, है ना। इधर से 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए और आप बनाइए। तो ये बड़ा बेसिक क्या है कि आपको एससीवी सॉल्व करना ही करना है। अगर आप सारा नहीं करना चाहते हैं तो अच्छे क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि एक फंडामेंटल अच्छी बुक है ना। फंडामेंटल के लिए अच्छी बुक है। कुछ क्वेश्चंस बनाने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें आ जाते हैं। तो जरा देखें क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल कि अ स्ट्रिंग ऑफ अ स्प्रिंग एंड पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, फाइंड द टाइम पीरियड। अब ऐसे समझो बेटा, है ना, यहां पर लटका हुआ है एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। अब अगर हम लोग लिखना चाहें तो सीधे सीधे फोर्स kx देगा, तो kx को इक्वेट टोटल इनर्शिया I/r² देख लेते। ये हम लोगों ने देख रखा है कहां पर, रोटेशन में देख रखा है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं और इसको इक्वेट कर लेंगे ω² से। तो यहां पर ओमेगा आ जाएगा √k/m+i/r², है ना। बेसिक अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रखा है नेट इनर्शिया का, तो ये लिखा जा सकता है। थोड़ी देर के लिए प्रिटेंड करें कि आपको नहीं आता है और हम तब भी इसको लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा।